नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक के क्लास में हमने पत्रकारिता क्या होता है, उसको हम व्रत विधा भी कहते हैं, तो पत्रकारिता के जो विभिन्न भेद हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज के क्लास में हम वर्तमान संदर्भ में पत्रकारिता का क्या स्वरूप है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो पत्रकारिता के स्वरूप है उनको जान करके हम उसके उद्देश्यों को स्पष्ट कर सकेंगे और पत्रकारिता के महत्व को हम समझ पाएंगे और वर्तमान युग में पत्रकारिता का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। तो जैसे कि सबको पता है कि मानव जो है जन्म से ही जिज्ञासु वृत्ति का होता है और प्राचीन काल से आज तक के इतिहास को यदि हम देखते हैं तो ये कहना गलत नहीं है कि मानव जीवन और उसकी जो परिस्थितियां हैं उनके विकास में ये जिज्ञासु प्रवृत्ति सहायक रही है। तो अपने आसपास जो हो रही है घटनाएं और परिवेश, समाज, इन सबको जानने की मानव की जो जिज्ञासा है वही पत्रकारिता उसी का जन्म का परिणाम है। तो घटनाओं की जानकारी देने वाला सूचना पत्र धीरे धीरे जन जागृति, सामाजिक चेतना, इन सब का आधार बनता हुआ आज लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ बनकर के उभर रहा है। तो आइए हम इन पत्रकारिता विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पत्रकारिता का स्वरूप देखेंगे, जिसके अंतर्गत कि समाज में चलने वाली कई गतिविधियां हैं और जो हलचलें हैं वह क्या है, साहित्य की तरह समाज का दर्पण है और वो हमारे वातावरण में घट रही प्रत्येक सूचना को हम तक पहुंचाती है। तो देश दुनिया में जो नए नए प्रयोग हो रहे हैं और जो नए नए कार्य हो रहे हैं वो हमको बताती है। तो यही कारण है कि पत्रकारिता को कई विद्वान शीघ्रता में लिखा गया इतिहास भी कहते हैं। अब हम पत्रकारिता के उद्देश्य को जानेंगे। तो पत्रकारिता का जो सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए वो सूचना का प्रसार और उसके साथ सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और मनोरंजन करना भी इसका उद्देश्य होता है और विचारों का आदान प्रदान करना, समाज में सामाजिक प्रगति आना, शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार, तो ये सब पत्रकारिता के उद्देश्य कहे जा सकते हैं। तो प्रतिपुष्टि का जो अर्थ होता है उसको हम फीडबैक भी कहते हैं। तो पत्रकारिता का एक उद्देश्य प्रतिपुष्टि भी है, ये जनता के लिए ही कार्यरत है। तो श्रोता जो होते हैं वो संदेश प्राप्त करके उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, तो उसे प्रतिपुष्टि, पुनर्वेशन या फीडबैक कहते हैं। तो पत्रकारिता का एक तरफा होना संचार की सबसे बड़ी रुकावट है। प्रतिपुष्टि के बिना संचार प्रक्रिया जो है वो पूरी नहीं मानी जा सकती। क्यों? क्योंकि जो संचार है वो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो इसलिए इसमें सूचना का जाना और उसकी प्रतिक्रिया का आना निहित होता है। तो एक जो कुशल संचारक होता है वो हमेशा प्रतिपुष्टि के माध्यम से संचय की आवश्यकता के अनुसार अपने में बदलाव करता है और प्रभावशाली ढंग से संचार करने के लिए लगातार सुधार करता है। तो संपादक के नाम पत्र या अखबार में पाठकों के पत्र, आकाशवाणी में श्रोताओं के पत्र, दूरदर्शन में दर्शकों के पत्र, ये सब फीडबैक या प्रतिपुष्टि के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार पत्रकारिता जो है जनता तक केवल सूचनाएं नहीं पहुंचाती है बल्कि लोगों के हितों की, लोगों और राष्ट्र के हितों की, विश्व के हितों की भी रक्षा वो करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान परिवेश में जहां प्रेस का दायरा बढ़ा है वहीं उसका जो महत्व है वो भी बढ़ा है। तो वहाँ लोगों के होने और जीने में वह सहायक बन गया। तो देश में जब तक लोकतंत्र है उसकी प्राणवत्ता रहेगी और पत्रकारिता का जो भविष्य है वो उज्जवल होता दिखाई देता है। तो वर्तमान संदर्भ में बढ़ रहे विश्वसनीयता के संकट को, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और जो तमाम दबावों के बावजूद प्रेस का वजूद ना तो कम हुआ है और ना ही होगा। तो उसकी जो स्वीकार्यता है वो निरंतर बढ़ रही है, उसकी पाठकीयता भी बढ़ रही है। तो अलग अलग रुचि की सामग्रियां आ रही है और अखबारों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता के क्षेत्र में एक क्रांति आ गई है। तो इन सब के बावजूद मूल्यों के स्तर पर समाज का पतन हुआ है
और उसके प्रभाव से पत्रकारिता अलग नहीं है। पत्रकारिता साहित्य और सुरुचि के संस्कार जो हैं वो आज बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इसके बावजूद जो सभी लोग हैं, और उन लोगों में ऐसे लोग भी हैं जो भाषा और अखबार की सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर के बहुत कुछ सोचते हैं। तो संस्थाओं की पत्रिकाएं बंद होने से एक बार ऐसा लगा कि पत्रकारिता की जो नींव है वो डगमगा रही है, लेकिन इनके समानांतर जो क्षेत्रीय अखबारों की सत्ता है एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने आई है। तो पत्रकारिता से आज भी सामान्य जनता की उम्मीदें जो है वो जुड़ी हुई है। तो अब हम बात करते हैं पत्रकारिता के महत्व की। तो कोई भी संस्था हो या कोई भी व्यक्ति है, वो जो कार्य करता है उस कार्य के कारण उसका महत्व निर्धारित किया जाता है। तो पत्रकारिता विशिष्ट उद्देश्य को मान करके अपना कार्य करती है। तो पत्रकारिता जो है वो उसका प्रमुख उद्देश्य जनता की सेवा माना गया है। समाज में सजीवता और जागरण लाने का संदेश जो है वो पत्रकारिता का उद्देश्य होना चाहिए। तो जैसे समाज में समानता, बंधुता, शांति, अहिंसा, ये सभी जो तत्व हैं उनकी प्रतिस्थापना करना भी पत्रकारिता का उद्देश्य माना गया है। तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, इन सभी संदर्भों में और तत्कालीन नवीनतम सत्य की जानकारी निष्पक्षता के साथ प्रकट करना, ये भी जो है पत्रकारिता का महत्वपूर्ण कार्य है। तो पत्रकारिता मानव जीवन की संपूर्ण झांकी को अपने अंदर समेटे हुए है। तो वह राष्ट्रीय चेतना की एक वाहिका है और उसके साथ ही एक वैश्विकता की वाहिका भी कही जा सकती है। तो 19वीं शताब्दी की जनता पत्रकारिता के माध्यम से ही राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण की शक्ति प्राप्त कर पाई थी। और पत्रकारिता जो है वो समाज में वैचारिक क्रांति करके जो अंधविश्वास हैं या पुरानी मान्यताएं हैं, कुप्रथाएं हैं, उनको तोड़ने का कार्य करके एक समाज में नवीन परिवर्तन ला पाती है। तो समाज में पत्रकारिता ने आचार विचार और व्यवहार को गति देने का कार्य किया है। तो पत्रकारिता क्षण क्षण में घटने वाली या पल पल में घटने वाली जो घटनाएं हैं उनकी सूचना जन सामान्य तक पहुंचाती है और इसका प्रमुख कार्य जो है समाज को शिक्षा देना, एक संदेश देना है। तो प्रत्येक देश की पत्रकारिता की अपनी एक आवश्यकता होती है और उसी के अनुसार वहाँ की पत्रकारिता के तेवर होते हैं और उनकी एक अलग परंपरा बनती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत की जो पत्रकारिता है और पश्चिमी देशों की पत्रकारिता है उनमें बुनियादी स्तर पर अनेक अंतर दिखाई देते हैं। तो भारत को आज़ाद कराने में यहाँ की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आइए अब हम वर्तमान युग में जो पत्रकारिता का स्वरूप है उस पर चर्चा करते हैं। तो ऐसे उदाहरण जो हैं वो किसी भी पश्चिमी देश की पत्रकारिता को देखने को नहीं मिलते हैं कि उन्होंने समाज का कायापलट कर दिया हो। तो आज़ादी का मकसद सामने होने के कारण यहाँ की पत्रकारिता में एक अलग ही तेवर था, वो विकसित हुआ। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ की जो पत्रकारिता है उसकी प्राथमिकताएं हैं वो भी बदल गई। तो पश्चिमी देशों की पत्रकारिता में भी परिवर्तन हुआ और वहाँ जो परिवर्तन हुआ उसमें बुनियादी स्तर पर भारत जैसा परिवर्तन नहीं आया था। तो इन सब परिवर्तनों के बाद भी अभी हर देश की पत्रकारिता को एक तरह का नहीं हम कह सकते, लेकिन दुनिया भर में इस बात पर एक सहमति दिखाई देती है कि पत्रकारिता के क्षेत्र जो हैं उनमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से गिरावट आई थी। तो वर्तमान युग में पत्रकारिता की क्या स्थितियां हैं ये देखने से पहले हम एक पूर्व अमेरिका की एक कमेटी है, कमेटी ऑफ कंसर्न्ड जर्नलिस्ट, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो कंसर्न्ड शब्द का जो प्रयोग है वो उसमें होता है और कमेटी ऑफ कंसर्न्ड जर्नलिस्ट वैसे पत्रकारों, प्रकाशकों, मीडिया के मालिकों और
पत्रकारिता के जो प्रशिक्षण से जुड़े हुए लोग हैं उनकी एक समिति होती है जो पत्रकारिता के विषय को लेकर के उसमें बात करती है। तो ये समिति पत्रकारिता के भविष्य को सुरक्षित रखने का जो है और उसको बनाए रखने का प्रयास करती है, और इस क्षेत्र में काम आने वाले जो लोग हैं या काम करने वाले लोग हैं वो पत्रकारिता को एक पेशे की तरह नहीं समझते हैं, वो एक कर्तव्य समझते हैं उसे, और विशेष रूप से एक सामाजिक जिम्मेदारी वो पत्रकार जो है उसको समझते हैं। तो ये जो समिति है वो 1667 में उसकी नींव रखी गई थी। तो उस दिन हार्वर्ड फैकल्टी क्लब में 25 पत्रकार एकत्रित हुए थे और इनमें से कुछ उच्च कोटि के संपादक थे, तो कुछ रेडियो और टेलीविज़न के जाने माने चेहरे थे। तो इन 25 लोगों में पत्रकारिता के प्रशिक्षण से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण लोग और कुछ बड़े लोग भी शामिल थे, और वहाँ जो समस्त लोग थे उनमें एक समानता थी और उनको इस बात की चिंता थी कि आज पत्रकारिता की जनता के हितों का पोषण न करने और कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उसको जो नुकसान पहुंच रहा है उस सब के बारे में वो चिंतित थे। तो आइए अब हम पत्रकारिता के विविध आयाम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत समाचार माध्यम के जो मौजूदा रुझान हैं उसको जान पाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और रेडियो के बारे में जान पाएंगे, सोशल मीडिया और वेब मीडिया जो है उनके बारे में जानेंगे, और विभिन्न प्रकार की जो समाचार एजेंसियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पत्रकारिता के जो आयाम हैं उनको जानने के लिए समाचार माध्यमों को जानना आवश्यक है, और उसके साथ ही रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया, इन सबको समझा जाएगा। तो साथ ही समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो है और समाचार एजेंसियां हैं वो पत्रकारिता के जो और भी उनके विभिन्न आयाम हैं और उनकी जो प्रासंगिकता है उनको स्पष्ट करती है। तो मुद्रण का जब आविष्कार हुआ था उसके बाद संदेश और विचारों को शक्तिशाली और प्रभावी ढंग से अधिक लोगों तक पहुंचाना जो है पत्रकारों का लक्ष्य बन गया था। तो समाचार पढ़ते समय पाठक हर समाचार से अलग अलग जानकारी की अपेक्षा रखता है। तो कुछ घटनाओं के मामले में जो उसका विवरण होता है वो विस्तार से वह पढ़ना चाहता है, और कुछ के संदर्भ में उसकी इच्छा नहीं जानने की होती है कि घटना के पीछे क्या है, तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उस घटना का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसका जीवन और समाज किस तरह उससे प्रभावित होगा। तो आज कोई भी जानकारी पलक झपकते ही उपलब्ध कराई जा सकती है। मीडिया आज काफ़ी एक सशक्त माध्यम बन गया है। तो पत्रकारिता की पहुंच है जो वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो चुकी है, लेकिन सामाजिक सरोकार और भलाई के नाम पर मिली अभिव्यक्ति की आज़ादी का कभी कभी दुरुपयोग भी होने लगता है। तो सबसे पहले हम पत्रकारिता के आयाम के अंतर्गत समाचार माध्यमों का विस्तार देखेंगे। तो आज़ादी के बाद देश में जो एक मध्यम वर्ग नाम से एक वर्ग था उसने तेजी से विस्तार के साथ ही मीडिया के दायरे में आने वाले लोगों की जो संख्या है उसमें में तेजी देखी। तो साक्षरता और क्रय शक्ति बढ़ने से भारत की जो अन्य वस्तुएं हैं उसके अलावा मीडिया के बाजार का भी विस्तार हुआ। तो इस बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह के मीडिया का फैलाव रहा। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, सैटेलाइट टेलीविज़न और इंटरनेट ये सभी के विस्तार के रास्ते पर देखे गए। लेकिन बाजार के इस विस्तार के साथ ही मीडिया का व्यापारीकरण भी तेज हो गया और मुनाफा कमाने को ही ये अपना मुख्य ध्येय समझकर और पूंजी ने भी मीडिया के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवेश कर लिया। तो जहाँ तक भारत में पत्रकारिता के आयाम की बात है, नवीन आयाम की बात है, उसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाओं के साथ टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा और वेब पेज ये सब आते हैं। और अधिकांश मीडिया जो है निजी हाथों में है और बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा नियंत्रित भी है। तो भारत में लगभग 80,000 से अधिक समाचार पत्र हैं और 690 उपग्रह चैनल हैं, जिसमें से
80 समाचार चैनल है। तो आज भारत विश्व का सबसे बड़ा समाचार पत्र का बाजार है और हर दिन 10 करोड़ प्रतियां उसकी बिकती हैं। फिर समाचार माध्यम जो है उनका केंद्रीकरण हो गया। तो समाचार माध्यम जो है विविधता समाप्त होने के साथ साथ केंद्रीकरण का रुझान भी जो है प्रबल हुआ। तो हमारे देश में परंपरागत रूप से कुछ बड़े अखबार हैं जिनको राष्ट्रीय अखबार भी कहा जाता है। तो उसके बाद क्षेत्रीय प्रेस था और बाद में जिला तहसील स्तर के छोटे छोटे समाचार पत्र थे। तो नई प्रौद्योगिकी आने के बाद पहले तो क्षेत्रीय अखबारों ने जिला और तहसील स्तर से के प्रेस को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया और राष्ट्रीय प्रेस और क्षेत्रीय जो प्रेस है उसमें प्रवेश कर गया। तो क्षेत्रीय प्रेस राष्ट्रीय का रूप जो है वो बदल गया। तो आज चंद समाचार पत्रों के अनेक संस्करण हैं और समाचारों का कवरेज आत्मकेंद्रित है। तो समाज में समाचार कवरेज में विविधता का अभाव तो है और साथ ही समाचारों की जो अवधारणाएं हैं उसके आधार पर लोगों की रुचियां और प्राथमिकता भी बदल गई है। लेकिन समाचार मीडिया के जो प्रबंधक हैं बहुत समय से इस तथ्य की उपेक्षा नहीं समझते हैं और वो समाचार मीडिया की सबसे बड़ी ताकत बन करके उभरते हैं। फिर हम देखेंगे रेडियो पत्रकारिता। तो जब हमने देखा कि मुद्रण के आविष्कार के बाद संदेश और विचारों को शक्तिशाली और प्रभावी ढंग से अधिक लोगों तक पहुंचाना मनुष्य का लक्ष्य बन गया और समाचार पत्र जनसंचार के विकास में एक क्रांति ला चुके थे। लेकिन 1895 में मार्कोनी ने बेतार के तार का पता लगाया और आगे चलकर रेडियो के आविष्कार के जरिए आवाज़ एक ही समय में असंख्य लोगों तक उनके घरों को पहुंचने लगी। तो इस प्रकार श्रव्य माध्यम के रूप में जनसंचार को रेडियो ने नए आयाम दिए। आगे चलकर सिनेमा और टेलीविज़न के जरिए कई चुनौतियां मिली, लेकिन रेडियो अपनी विशिष्टता के कारण इन चुनौतियों का सामना करता रहा। तो भारत में 1936 से रेडियो का नियमित प्रसारण शुरू हुआ और आज भारत के कोने कोने में देश की लगभग 97% जनसंख्या रेडियो सुन पा रही है। तो रेडियो मुख्य रूप से जो है सूचना और समाचार, शिक्षा, मनोरंजन, विज्ञापन प्रसारण का कार्य करता है और अब संचार क्रांति ने तो इसे और भी विस्तृत बना दिया। FM चैनलों ने तो उसके स्वरूप ही बदल करके रख दी। साथ ही मोबाइल के आविष्कार ने इसे और भी नए मुकाम तक पहुंचा दिया। अब रेडियो हर मोबाइल के साथ होने से इसका प्रयोग करने वालों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि रेडियो जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है कि एक ही समय में स्थान और दूरी को लांघ करके विश्व के कोने कोने तक पहुंच जाता है। तो रेडियो का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसे सुनते हुए दूसरे काम भी किए जा सकते हैं। तो रेडियो समाचार ने जहां दिन प्रतिदिन घटित जो घटनाएं हैं उनकी तुरंत जानकारी देने का कार्य संभाला, वहीं श्रोताओं के विभिन्न वर्गों के लिए विविध कार्यक्रमों की मदद से सूचनाएं और शिक्षा दी। तो इसमें खास बात यह है कि ये हर वर्ग को जोड़े रखने में एक सशक्त माध्यम बन करके आया है। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो मुद्रण के आविष्कार के साथ समाचार पत्र ने जनसंचार के विकास में भी एक क्रांति लाई। उसके बाद श्रव्य माध्यम के रूप में रेडियो ने एक समय में असंख्य लोगों तक उनके घरों को पहुंचने का माध्यम बनाया, घरों तक पहुंचने का माध्यम बनाया और इस प्रकार श्रव्य माध्यम के रूप में जनसंचार को रेडियो ने नए आयाम दिए और इस प्रकार उसके बाद टेलीविज़न के आविष्कार ने दोनों श्रव्य और दृश्य इस माध्यम को एक नवीन आयाम प्रदान किया। तो भारत में आज़ादी के बाद साक्षरता और लोगों में क्रय शक्ति बढ़ने के साथ ही अन्य वस्तुओं की तरह मीडिया के बाजार की भी मांग बढ़ी और उसका परिणाम ये हुआ कि बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह के मीडिया का फैलाव हो रहा है। तो इसमें सरकारी टेलीविज़न और रेडियो के अलावा एक निजी क्षेत्र में भी निवेश हो रहा है और उसके अलावा सैटेलाइट टेलीविज़न और इंटरनेट ने 2 कदम और आगे बढ़कर के मीडिया को फैलाने में सहयोग दिया। तो समाचार पत्र में भी पूंजी निवेश के कारण इसका भी विस्तार हो रहा है।
अब तो सेट टॉप बॉक्स के जरिए बिना केबल के टीवी चल रहे हैं और उसके साथ ही शहर से दूर दराज के क्षेत्रों में भी लगातार डीटीएच डायरेक्ट टू होम सर्विस का विस्तार हो रहा है। तो प्रारंभ में केवल फिल्मी क्षेत्र से जुड़े गीत, संगीत और नृत्य से जुड़ी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का माध्यम बना और लंबे समय तक बना रहा और इससे ऐसे लगने लगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सिर्फ फिल्मी कला क्षेत्रों से जुड़ी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के मंच तक ही सीमित कर रह गया है, जिसमें नैसर्गिक और स्वाभाविक प्रतिभा प्रदर्शन की अपेक्षा नकल को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो कुछ अपवादों को छोड़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की यह नई भूमिका बहुत प्रशंसनीय है और जो देश की प्रतिभाओं को प्रसिद्धि पाने और कला और हुनर के प्रदर्शन के लिए एक मंच प्रदान करता है, एक अवसर प्रदान करने का कार्य कर रहा है। उसके बाद सोशल मीडिया। तो संचार क्रांति के बाद इंटरनेट के आविष्कार ने पूरी दुनिया की दूरी को मिटा दिया। पलक झपकते ही छोटी से लेकर बड़ी सूचना उपलब्ध हो रही है। दरअसल इंटरनेट जो है एक ऐसी तकनीक के रूप में सामने आया है जो उपयोग के लिए सबको उपलब्ध है और इंटरनेट का सोशल नेटवर्किंग साइट संचार और सूचना का एक सशक्त जरिया है जिनके माध्यम से लोग अपनी बात बिना किसी रोक टोक के रख पाते हैं। तो यहीं से सोशल मीडिया का जो स्वरूप है वो विकसित हुआ। इंटरनेट के सोशल मीडिया व्यक्तियों और समुदायों के साझा और सहभागी बनने का माध्यम बन गया। तो इसका उपयोग सामाजिक संबंधों के अलावा उपयोगकर्ता सामग्री के संशोधन के लिए एक पारस्परिक मंच बनाने के लिए मोबाइल और वेब आधारित जो प्रौद्योगिकियां हैं उनके प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। तो सोशल मीडिया के क्या क्या प्रकार हैं, जिसमें इंटरनेट फॉर्म, वेब ब्लॉग, सामाजिक ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉगिंग, विकीज, सोशल नेटवर्क, फोटोग्राफ, चित्र, चलचित्र, ये सभी आते हैं। और अपनी सेवाओं के अनुसार सोशल मीडिया के लिए कई संचार प्रौद्योगिकियां उपलब्ध है, जैसे सहयोगी परियोजना, उसका उदाहरण हम विकिपीडिया दे सकते हैं। ब्लॉग और माइक्रो ब्लॉग, जिसका उदाहरण ट्विटर है। और सोशल खबर नेटवर्किंग साइट, उसका उदाहरण हम याहू, गूगल ये दे सकते हैं। और सामग्री समुदाय जो है उसके अंदर हम यूट्यूब का उदाहरण दे सकते हैं। और सामाजिक नेटवर्क साइट जो एक फेसबुक, और एक और है आभासी खेल दुनिया, जिसको हम वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट कहते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के